सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज हम सभी 15 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए मोटिवेशन ले लेते हैं एक दो लाइनों से, फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। सही बात है। अगर आपके बहुत अच्छे विचार होंगे, ठीक है, तो सफलता उनसे मिलेगी। अगर आपके अच्छे विचार नहीं होंगे तो सफल तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हीं विचारों के जो पूर्व ग्रह से जो ग्रसित विचार हैं, उन्हीं के साथ पड़े रहेंगे, तो सफलता तो आपको मिलनी ही नहीं है। पर क्या होगा अगर आपके पास विचार भी अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा है कि अगर आपके संपर्क में लोग बाग बहुत अच्छे हैं, तो आप उनकी बातें सुन-सुन के, आप उनको देख-देख के, तो आप कुछ अपने अंदर ही ऐसे विचार आने लगेंगे, नहीं यार ये चीज़ सही है। तो आप स्वाभाविक सी बात है, अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो सफलता तो आपके पीछे होगी ही। तो संपर्क जो हैं आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है? और फिर स्वतः ही आपके विचार बहुत अच्छे हो जाएँगे और सफल तो आप होना ही है फिर, ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष हर साल आपको कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर। बताइए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है 14 दिसंबर। क्या है इसका आंसर? 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को हम मनाते हैं। ठीक है? ये क्यों मनाते हैं आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ऊर्जा को संरक्षित करना, कि ऊर्जा जो हम उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरीके से भी जो भी हम ऊर्जा का कोई भी स्वरूप हो सकता है, ऊर्जा का कोई भी स्वरूप हो, उसको कम उपयोग करना, ठीक है? मितव्यय तरीके से उसका उपयोग करना, उसका सुझाव देना कि हम किस तरीके से ऊर्जा को हम कम कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे हम ऊर्जा को हम भविष्य के लिए संरक्षित कर सकें। उस विषय पर हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। देखिए 2001 में, कब? 2001 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब? 2001 में, ठीक है, ये लिख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है? बनाया गया। और ये किसकी सहायता से बनाया गया? मतलब एक केंद्र सरकार, हमारे जो भारत की सरकार है, उसके ही अधीन कार्य करने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। क्या? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। कौन-सा ब्यूरो है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक ब्यूरो है, ये जो सेवा करता है, ठीक है? भारत देश की सेवा करता है, इस संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण विषय पर काम करता है, बताता है कैसे इसको कम कर सकते हैं, कैसे ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, ठीक है? उसी के प्रयासों के द्वारा 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया गया, ठीक है? आप इसको विशेष याद रखें और ये आपने याद कर ही लिया होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है? चलिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की टीम दामोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। बताइए पूछा क्या जा रहा है, पहले ये समझिए कि किस राज्य, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा राज्य, ठीक है? अब क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि टीम दामोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी, ठीक है? दामोस, दामोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है? स्विट्जरलैंड में वो आर्थिक मंच में भाग लेगी। स्विट्जरलैंड में आर्थिक मंच में भाग लेगी। तो आपसे पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य है जो स्विट्जरलैंड में आर्थिक मंच एक प्रदान किया जा रहा है, वो कौन सा राज्य आपके भारत से भाग लेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है?
चलिए, इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया दामूस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड में दामूस है। तो हमारे भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो दामूस में एक आर्थिक मंच प्रदान किया जा रहा है, वहां पर भाग लेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, ये आर्थिक मंच जो है वो क्यों दिया जाता है? हर साल दिया जाता है, स्विट्जरलैंड में ही होता है इसका आयोजन। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आगे की रणनीति बताना। बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित होते हैं, ऐसा नहीं गिने चुने, बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित होते हैं, और इसकी आगे की रणनीति बताना, आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को काम कितना उन्नत कर सकते हैं, मतलब बहुआयामी जो उद्देश्य है वो इस मंच के होते हैं, और जो स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है राज्य, वो अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए ये जो मंच प्रदान किया गया है वहां पर सम्मिलित होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का क्या टारगेट है कि ट्रिलियंस में होता है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो जो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना उत्तर प्रदेश की, ठीक है, अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना उत्तर प्रदेश की, ये उसकी, लिख लीजिए आप, व्यवस्था को 1 ट्रिलियन पहुंचाना, ठीक है। इसका उद्देश्य, उत्तर प्रदेश का उद्देश्य आप समझ चुके हैं कि इसकी उत्तर प्रदेश राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको उन्नत करना, और उसका उनका टारगेट क्या है, कहाँ तक? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना, ठीक है। इसलिए ये मंच में भाग लिया जा रहा है। हर साल बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। चलिए, देखिए ये और देख लीजिए कि 15 से 19 जनवरी तक ये विश्व आर्थिक मंच दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो आयोजन होगा वो 15 से 19 जनवरी तक होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए विश्व किस बैंक ने एक्सेंचर के साथ साझेदारी की है, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या डिजिटल परिवर्तन के लिए, मतलब इससे आपको समझ में आ गया कि डिजिटल आप जानते ही हैं, ठीक है, औद्योगिकरण जिसमें हो सके, आगे और डिजिटल माध्यम आ सके, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ सके, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन का मतलब ये है, ठीक है। तो किस बैंक, आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि बैंक पूछा जा रहा है, आपको बैंक बताना है। परिवर्तन के लिए, डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एक्सेंचर, एक्सेंचर जो एक मैं बताऊंगी उसको आगे, एक्सेंचर के साथ साझेदारी की है, तो आपको बैंक बताना है, ठीक है। बैंक आंसर बताइए कौन से बैंक ने साझेदारी की है। अगर किसी को आंसर पता है तो पहले से अपनी कॉपी में लिखें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या आंसर है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसने डिजिटल परिवर्तन के लिए, डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सेंचर के साथ साझेदारी की है। एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी माध्यम को डिजिटल बनाने के लिए, मतलब औद्योगिकरण आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बढ़ाने के लिए, या संचार को सुलभ करने के लिए काम करती है, ठीक है। काम करती है मतलब पूरा डिजिटल करने के लिए, मतलब कोई भी लेन देन हाथ से ना हो, ठीक है, पूरा डिजिटल माध्यम में परिवर्तित करने के लिए एक्सेंचर काम करती है। और भी इसके अन्य काम है, आपको सुझाव देना, ठीक है, आप मतलब हर चीज में सुझाव देना, पर इसका मुख्य कार्य क्या है कि डिजिटल परिवर्तन के लिए आगे बढ़ाती है। तो किस बैंक ने इसके साथ साझेदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसने की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आप विशेष याद रखेंगे, एक्सेंचर, एक्सेंचर आप इसको बार बार बोल लीजिए, एक्सेंचर एक कंपनी है, मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन के लिए ये साझेदारी हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के अवन को ऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस रद्द किया है, का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? किसने रद्द कौन करता है?
ठीक है। जांच पड़ताल कौन करता है? बैंकों का बैंक कौन होता है? कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की मान्यता रद्द कर दी है? किस बैंक की? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मतलब ये एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी, लिख लीजिए। अर्बन कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहकारी। ठीक है, सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है सहकारी बैंक है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इससे आपसे आपको पूछा है कि कौन से राज्य में ये है, बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या है इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। अर्बन जो कोऑपरेटिव जो बैंक है उसकी मान्यता इसलिए रद्द की गई है क्योंकि आरबीआई ने जब जांच की तो आगे संभावना पाई कि इनके पास आगे इसको संचालित करने के लिए कोई भी धन या राशि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस बैंक को संचालित करने के लिए भविष्य में कोई भी राशि को जमा नहीं किया गया है, मतलब उसको आगे कोई भी धन की उपलब्धि नहीं है कि हम इस बैंक को बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। इसीलिए आरबीआई ने तत्काल इस बैंक को मान्यता, इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ये बैंक कार्य नहीं करेगा। कौन सा उत्तर प्रदेश का ये बैंक है और इसका नाम क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करता ही है, आप सभी को पता है, बैंकों का बैंक जिसको बोलते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल ने कितने करोड़ का समझौता किया है? इसके ऑप्शंस आपके पास है। 588 करोड़, 622 करोड़, 775 करोड़, 850 करोड़। बताइए क्या पूछा जा रहा है? रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल ने कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? आपको पैसे बताना है कितने राशि का उन्होंने समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय आप जानते हैं केंद्रीय मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। चलिए, और ये टीसीआईएल के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। बताइए कि कितने करोड़ रुपए का समझौता हुआ है? चलिए, 588 जो करोड़ रुपए हैं उसका समझौता हुआ है, कुछ दशमलव से हुआ है, कुछ और भी है पर ठीक है, इतना इनफ है इसको समझना। ठीक है, तो इतने करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। किस किस का हुआ है? रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल। किसका हुआ है? टीसीआईएल। इसका फुल फॉर्म लिखिए पहले आप, लिख लीजिए। टेलीकॉम कंसल्टेंट्स कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड। देखिए, इसके नाम से आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, पहले मैं इसका उद्देश्य बताती हूँ। इसका उद्देश्य नहीं, हमने ये क्यों समझौता किया है, फिर मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगी। पहले आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए, ये समझौता हुआ क्यों है ये समझ लीजिए पहले। ये समझौता इसलिए हुआ है कि भारतीय, इसको भी आप लिखिए, लिख लीजिए, भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय कोस्ट गार्ड जो है ये क्या है? ये हमारे समुद्री जो सीमा है, भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं उन पर शांति काल में, मतलब कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, कोई कोई भी मतलब सामान्य स्थिति हो, जैसे हम नॉर्मल रह रहे हैं ऐसी स्थिति हो, कोई युद्ध वगैरह ना हो, शांति काल स्थिति में ये हमारी समुद्र की रेखाओं पर रक्षा करती है। क्या नाम है इसका? भारतीय कोस्ट गार्ड। और इस पर भर्तियां भी निकलती हैं। ठीक है, भारतीय कोस्ट गार्ड जो है इस पर भर्तियां भी निकलती हैं और ये अन्य चीजें भी देखती है, समुद्र में ज्यादा गंदगी ना हो रही हो उसका भी ध्यान रखती है, और ये शांति का भी ध्यान रखती है, कोई युद्ध मुद्ध ना हो रहा हो, कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा, उस पर काम करती है। क्या नाम है उसका? भारतीय कोस्ट गार्ड। इसी के तहत, इसी एक जो संगठन है या फिर जो सेना है मान लीजिए, तो उसी में एक परियोजना लागू की है। उसका नाम क्या है? डिजिटल डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना। डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना। परियोजना।
परियोजना। क्या नाम है इसका? डिजिटल, इसको आप स्पेशल लिखें, इसको आप स्पेशल लिखें। क्या नाम है इसका? डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना, डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना। इसी के तहत हमने ये समझौता किया है, इसी के तहत हमने ये समझौता किया है। किस किसने किया है? रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल के द्वारा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल के द्वारा ये समझौता हुआ है कि जो भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, ये भारतीय मतलब डिजिटल करना है, इसको हम डिजिटल माध्यम से हम ज़्यादा जोड़ सकें, इसका जो भी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ज़्यादा आ सके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम काम कर सकते हैं। ये परियोजना इसके तहत है। और इसी के साथ हमने इनके साथ रक्षा मंत्र, स्वाभाविक सी बात है ये तो रक्षा मंत्रालय में ही आएगा, भारतीय कोस्ट गार्ड, ठीक है। और हमने किससे किया है? टीसीआईएल से समझौता किया है। टीसीआईएल मैंने अभी आपको बताया, टेलीकॉम कंसल्टेट्स इंडिया लिमिटेड। इसका काम क्या है? ये हमारी ये परियोजना को टेलीकॉम यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना बताएगी। कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, कितना हमने इनके साथ साझेदारी की है, संपर्क हुआ है रक्षा मंत्रालय और इनका कि हम डिजिटल माध्यम से इसको कैसे जोड़ सकते हैं, और ये सुविधा हमें प्रदान करेगी। कौन प्रदान करेगी? टीसीआईएल। कौन प्रदान करेगी? टीसीआईएल। और अब सिंपल से वे में जल्दी जल्दी सुन लीजिए, किसके तहत? भारतीय कोस्ट गार्ड जो एक समुद्री सेना है, उसकी एक परियोजना है डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना, डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना। उसी के तहत हमने रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल ने एक समझौता किया है। उसी समझौते के तहत हम इस चीज को डिजिटल बनाना चाहते हैं, सेना को डिजिटल बनाना चाहते हैं कि कुछ माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये चीजें हो सके। चलिए, आया होगा समझ में, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ना आए तो इसको एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, बताइए इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप उसको समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नए भारत सामवेद, ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम स्पेशल लिखिए, नए भारत का सामवेद पुस्तक का नाम है। तो विमोचन किसने किया है, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया है या पब्लिश किसने की है? चलिए, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर आपके सामने है, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है रामनाथ कोविंद। क्या है? रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। आप सभी को पता है कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। किस पुस्तक का विमोचन किया है? नए भारत का सामवेद। इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जित भाषण है, खासकर संसद में जो भाषण दिए गए हैं, उनके भाषणों का पूरा संकलन दिया गया है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी भाषण दिए गए हैं, उनका संकलन इस पुस्तक में दिया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? नए भारत का सामवेद। क्या है? नए भारत का सामवेद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उसका विमोचन किया है या उसको पब्लिश की है। चलिए, और उन्होंने ये भी कहा है, अगर जो व्यक्ति संविधान को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो इस पुस्तक को समझने में बहुत ही उसको सहायता मिलेगी। ठीक है, संविधान का आपको ज्ञान होना चाहिए इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजीव चंद्रशेखर, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर। बताइए क्या पूछा जा रहा है? कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, ठीक है, कृषि मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसको सौंपा गया है? बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है अर्जुन मुंडा। इसका क्या आंसर है? अर्जुन मुंडा। कृषि मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो, उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। और उन्हीं के स्थान पर हमने अतिरिक्त प्रभार किसको सौंप दिया है? अर्जुन मुंडा को। ठीक है, किसको सौंपा है? अर्जुन मुंडा। किस मंत्रालय के मंत्री हैं? कृषि मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर, अतिरिक्त प्रभार जो मंत्री होते हैं उनके तौर पर हमने किसको नियुक्त किया है? अर्जुन मुंडा। आप इसको विशेष याद रखें। ठीक है, चलिए
और एक शोभा करके भी है, ठीक है। राज्य मंत्री आपने पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा राज्य मंत्री, उपमंत्री, ठीक है। तो एक शोभा, शोभा जी जो है वो राज्य मंत्री हैं। इनको, इनके पास और भी मंत्रालय थे, पर इनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर, अतिरिक्त प्रभार यानी आपके पास एक मंत्रालय है पर आपको और दूसरे मंत्रालय का भी काम देखना पड़ेगा जब तक उस पर कोई और दूसरा मंत्री नहीं आ जाता। तो इनको किसका अतिरिक्त प्रभार और सौंपा है? उद्योग मंत्रालय का, उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय और खाद्य, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, ठीक है। चलिए, राज्य मंत्री हैं ये, ठीक है। चलिए, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा जा रहा है? एटीपी रैंकिंग, एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है, मतलब प्रथम स्थान पर कौन रहा है? इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो नोवाक जोकोविच। क्या है इसका आंसर? नोवाक जोकोविच। आप सभी जानते हैं ये टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। हमने ये पहले भी पढ़ रखा है। आप कमेंट में मुझे, आप सभी कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो आप मुझे इसका आंसर देंगे कि ये जो व्यक्ति हैं इनके नाम लिख रहे हैं, ये दो अदर जो व्यक्ति हैं ये काय काय से संबंधित है, ये काय में फेमस है, क्या है इनका, ठीक है। आप इनको देख लीजिए, रोजर फेडर और राफेल नडाल, राफेल नडाल और रोजर फेडर के बारे में आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। चलिए, नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? टेनिस खिलाड़ी। और जो एटीपी रैंकिंग जो है, ये जो रैंकिंग है वो टेनिस के खिलाड़ियों को दी जाती है। किससे? आप लिख लीजिए, ये टेनिस में जो उत्कृष्ट जो कार्य करते हैं, जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं खेल में, उनको ये रैंकिंग प्रदान होती है। फर्स्ट रैंकिंग जिनकी आई है उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। और ये जो प्रतियोगिता होती है, ठीक है, ये सिंगल मेंस मतलब जो एक मेंस मतलब पुरुष की होती है, और डबल मेंस में भी इन्होंने अपना खिताब जीता है। ये 8वीं बार अपना ये इस रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 7 बार पहले कर चुके हैं और ये 8वीं बार है, 8वीं बार है कि ये एटीपी रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। चलिए, और पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छी रैंकिंग से अपनी इसमें रैंकिंग हासिल की थी, पर इस बार ये फर्स्ट रैंक पर रहे हैं। चलिए, नोवाक नोचोविच बोल जोकोविच बोलते रहिए बार बार, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए कि टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी मॉम की प्रतिमा स्थापित की गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। बी आर अम्बेडकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र सॉरी सॉरी महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा जा रहा है? जयपुर बैक्स म्यूजियम मतलब मोम, मोम से बनाई जा, म्यूजियम में जो भी चीज होती है वो मोम से तैयार की जाती है, ठीक है। तो वो जयपुर बैक्स म्यूजियम है, कहाँ पर है? जयपुर में। और किसकी मोम की प्रतिभा मतलब मोम से निर्मित की जाएगी? बताइए, इसमें ऑप्शंस आपके सामने है। चलिए, इसका जो आंसर है बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर। हमारे जो बाबा साहब जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा मनाई जा रही है, मोम की प्रतिमा मनाई जाएगी। कमेंट में आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तुरंत इसका आंसर लिखेंगे। हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है, जयपुर बैक्स म्यूजियम में ही क्वेश्चन पढ़ा है कि किसकी और प्रतिमा, कोई क्रिकेटर है, ये तब मैंने आपको क्लू दे दिया है कि अभी हमने पढ़ा था वो 2024 में तैयार की जाएगी, ठीक है। नाम घोषित हो चुका है, कोई क्रिकेटर है, उनकी मॉम की प्रतिमा बनाई जाएगी, उसका आप कमेंट में आंसर लिखेंगे, क्रिकेटर है कोई, ठीक है। अब हम अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अंबेडकर जी की। आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। संविधान बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है, ठीक है। अहम में यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अंबेडकर जी, और उनकी ही याद में, और जो हमारे मध्य प्रदेश के मऊ से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के महू से ये अंबेडकर जी संबंधित है। और कहाँ पर इनकी प्रतिमा बन रही है? जयपुर बैक्स म्यूजियम में इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है, और आप मुझे वो कमेंट करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजकुमार, प्रकाश मिश्रा, राजीव आनंद और राशिद खान। बताइए बताइए इसका आंसर क्या है, क्या पूछा जा रहा है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस होते हैं, जो बीमा होते हैं ना, ठीक है, बीमा जो होते हैं वो एक कंपनी है। ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए, इसका जो आंसर है वो राजीव आनंद। क्या आंसर है? राजीव आनंद। क्या कौन सी कंपनी पूछा जा रहा है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये किसकी सहायक कंपनी है? लिख लीजिए, मैक्स फाइनेंस, लिख लीजिए, मैक्स फाइनेंस इंश्योरेंस, मैक्स फाइनेंस इंश्योरेंस, ठीक है, उसकी ये सहायक कंपनी है। सहायक कंपनी, ठीक है, कौन है सहायक कंपनी? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मैक्स फाइनेंस इंश्योरेंस की सहायक कंपनी है, ठीक है, सहायक कंपनी है। और इनके जो उनके जो अध्यक्ष हैं उनको अब कौन निर्वाचित हुए हैं, कौन इस पद को संभालेंगे? राजीव आनंद, ठीक है, राजीव आनंद। बीमा आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाए, अगर उसके उस व्यक्ति के पास बीमा है तो उसके परिवार को उस बीमा का लाभ मिलेगा, या कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी वाहन की दुर्घटना हो जाती है तो उसका बीमा है तो उसको उसका लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस, ये बीमा की कंपनी है और ये इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव आनंद, राजीव आनंद। और इससे पहले कौन थे? अनलजीत। इनसे पहले कौन थे? अनलजीत, अनलजीत। हालांकि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रख लीजिए, अनलजीत इससे पहले इसके अध्यक्ष थे। अब निर्वाचित जो है वो क्या है? राजीव आनंद। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। क्विज की तरफ बढ़ते हैं। क्विज का जो आंसर है वो बताऊंगी। कल जो क्विज था उसका जो आंसर है, मैंने आपसे क्या पूछा था? पाकिस्तान का जो सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है? निशाने पाकिस्तान। क्या है? निशाने पाकिस्तान। वो चौथे व्यक्ति, भारत के चौथे व्यक्ति बताइए कि उनको मिला है, उनका नाम क्या है? पहले हम पढ़ लेते हैं, उनका नाम पहले पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान ने मुंबई में रहने वाले इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ, ये दाऊदी बोहरा पंथ, पंथ कौन सा था? दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मोहम्मद सैहुद्दीन। क्या है? सैयदना मोहम्मद सैहुद्दीन, ठीक है, सॉरी मोहम्मद नहीं है, मुफल, मुफल, ठीक है, इसको हल बोलते हैं, ठीक है, मुफल, सैयदना मुफल सैफुद्दीन, ठीक है, उनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया? निशाने पाकिस्तान दिया गया। पाकिस्तान के इस सम्मान को पाने वाले वे चौथे भारतीय बने हैं। सम्मान को पाने वाले ये कौन से भारतीय बने हैं? चौथे भारतीय बने हैं। ये क्वेश्चन रिपीट था, मैंने आपको एक नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया था आपको कि सैयदना को जो है वो चौथे पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और मैंने जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया तो तीनों के नाम भी लिखे थे, और जो तीन जो भारतीय हैं उनको जो सम्मान मिला है उनके नाम भी मैंने आपको लिखाए थे। कमेंट में आप उन तीनों के नाम भी लिखेंगे, ठीक है, उन तीनों के नाम भी आप लिखेंगे। अभी तक शायद 3 या 4 क्वेश्चनों से आप मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब आपको अभी मैं जो क्विज दूंगी वो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 या 4। तो आप मुझे, एक बंदा अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो मुझे उसके चारों क्वेश्चनों का आंसर चाहिए। चारों क्वेश्चनों का आप आंसर देंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। 3 व्यक्ति मैंने जब पढ़ाए थे वो बिल्कुल अच्छा, एक अभिनेता है, ठीक है, बहुत मैंने आपको बता दिया था, पूरा लिख के बताया था। तो आप 3 के कमेंट करेंगे, चौथा आपको पता चली गया। आज का क्विज और देख लेते हैं, उसका आंसर भी आप सभी को बताना। ये भी अभी अभी आया था, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा हॉट कुक मील योजना शुरू की गई? किस राज्य, मतलब राज्य सरकार पूछा जा रहा है आपसे, किस राज्य ने हॉट कुक मील योजना शुरू की गई है? ये आपको पता है था, मिड डे मील जो है ना, ठीक है, मिड डे मील, उसके जगह पर क्या योजना, उसकी जगह पर नहीं, उन्होंने नई योजना शुरू करी है, हॉट कुक मील योजना। बताएंगे मुझे इसका आंसर। और ये आंगनबाड़ियों के लिए शुरू की है, स्कूलों के लिए नहीं, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए शुरू की गई है। इसका आंसर आप सभी मुझे बताएंगे। चलिए, अब मैं कल से कोशिश करूंगी, अब मेरी तबीयत थोड़ी इतनी ठीक है कि शायद मैं अब लाइव ले सकूं सुबह, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कल 7 बजे लाइव लूंगी, आप सभी जुड़े। चलिए, राधे राधे।